किसी ने खूब कहा है, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो ज़िद पर अड़े होते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूं आप सबका GK 4D चैनल पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आते हैं आज के अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे हैं इस 6 सीरीज़ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी के अंतर्गत हम सारे टॉपिक्स को एक सीक्वेंस से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम अपना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा, फिर आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हमने सबसे पहले देखा टाइप्स ऑफ लॉ के कितने प्रकार होते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा राज्य व्यवस्था या पॉलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। फिर जब राज्य व्यवस्था के हमने 3 पार्ट देखे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो हमने ये देखा कि उनका प्रयोग किस तरीके से, किस तरह के लोकतंत्र में या डेमोक्रेसी में किया जाता है, उसके आधार पे हम देख रहे थे। उसके आधार पे हमने 2 तरीके की डेमोक्रेसी देखी थी। पहली देखी थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी देखी थी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। फिर हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में विधायिका और कार्यपालिका के रिलेशनशिप के आधार पे 2 तरह की व्यवस्थाएं देखी थी। पहली देखी थी संसदीय शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल से पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर दूसरी देखी थी अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर हम देख रहे थे इसी के दूसरे पार्ट में आते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा फेडरल सिस्टम, संघात्मक शासन व्यवस्था पे। सबसे पहले शुरू करते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था का आज का अपना टॉपिक, संघात्मक शासन व्यवस्था से। संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल गवर्नेंस या फेडरल सिस्टम। संघवाद शब्द की उत्पत्ति फोर्डस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो संघवाद है या फेडरलिज्म है वो एक अनुबंध है या अनुबंध या समझौते के तहत होने वाली एक व्यवस्था है, संघवाद और उसकी व्यवस्था। इसके बाद आगे देखते हैं, वास्तव में यह 2 तरह के महासंघ या सरकारों के बीच होने वाला एक समझौता है। ठीक है, 2 तरह की सरकारों के बीच होने वाला समझौता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कम से कम 2 सरकारें का होना आवश्यक है। पहला होता है केंद्र स्तर की सरकार, ठीक है, पहला होता है केंद्र स्तर की सरकार होती है आपकी। फिर इसमें दूसरी कौन सी होती है, इसमें दूसरी होती है राज्य स्तर की सरकार। इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में 2 सरकारों का होना आवश्यक है और 2 सरकारों के मध्य यह होने वाला एक प्रकार का समझौता होता है। अब यहीं पे देखते हैं भारत की स्थिति के संपेक्ष में बात कर रहा है कि भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय और केंद्रीय और राज्य के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके वितरण के रूप में? अधिकारों का। मतलब कि इसमें संघ के भी अपने अधिकार होंगे और राज्य के भी अपने अधिकार होंगे। इस प्रकार 2 सरकारों का एक समझौता हुआ, किसका? केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। इसमें केंद्र सरकार के भी अपने अधिकार होंगे और राज्य सरकार के भी अपने अधिकार होंगे। तो ये हो गई ऐसी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था होगी? संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, अब आगे देखते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स क्या क्या हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के फीचर्स देखते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था के इसमें फीचर्स जो होते हैं, स्पेशली इस पे 4 तरीके के फीचर्स या 4 तरीके के इसमें लक्षण या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, 4 तरीके के लक्षण या विशेषताएं इसमें होती हैं। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके बाद बात करते हैं संघात्मक, इसमें जो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था में
संविधान जो होगा सर्वोच्च होगा। अर्थात अगर उसमें हायरार्की हम देखेंगे, जो हायरार्की है उसमें जो संविधान होगा सबसे ऊपर होगा, फिर उसके नीचे लॉज आएंगे, एक्ट्स आएंगे, फिर उनके नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी काम है उनसे जो डिसीजंस निकले हैं वो आएंगे, फिर उसके नीचे इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, रूल एंड रेगुलेशंस, इस प्रकार से जो इसकी एक हायरार्की है उसमें जो होगा संविधान सबसे ऊपर होगा, सबसे सर्वोच्च होगा। इसके बाद बात करते हैं हम संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होगा। अर्थात संविधान में ही केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाएगा। फिर आते हैं तीसरी विशेषता में लिखित संविधान होगा। सीधी सी बात है, जब शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करना है तो लिखित संविधान होना ही चाहिए। मतलब कि शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करने के लिए कहीं ना कहीं उसे लिखना होगा, तो इस प्रकार लिखित संविधान होगा। ठीक है, पहली विशेषता इसकी हो गई। फिर इसमें दूसरी विशेषता आ जाएगी कठोर संविधान। कठोर संविधान का मतलब क्या होगा? कठोर संविधान से तात्पर्य हुए कि जो भी इसमें परिवर्तन करना होगा वह परिवर्तन आसानी से नहीं होगा, उस परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह कठोर होगी। फिर इसके बाद आते हैं इसकी जो चौथी विशेषता है वह क्या है? उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र होगा। या बात करें तो यहाँ पे जो जुडिशरी है वह फ्री होगी, स्वतंत्र होगी, इस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका इसकी विशेषता होगी। हालांकि ये विशेषता जब हमने देखा था संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, तो हमने देखा था कि संसदीय शासन व्यवस्था की आपकी एक विशेषता अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की आपकी एक विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका भी होती है, और उसी की ही विशेषता अध्यक्षीय आपकी जो संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसकी एक विशेषता होती है संविधान की एक सर्वोच्चता, है ना। तो इस प्रकार से ये उन्हीं का एक सम्मिलित रूप है, उस प्रकार से हम उसे देख सकते हैं। लेकिन वो अलग पार्ट में आता है, ये अलग पार्ट में आता है। ये पार्ट में आता है आपका सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो उसमें ये फीचर्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, और उसके बाद हम उसके आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था या यूनिटरी सिस्टम। एकात्मक शासन व्यवस्था ऐसे राज्य, ऐसे देश को कहेंगे जिसमें सरकार अंततः सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक है, जहाँ पे जो सरकार होगी वो सर्वोपरि होगी, सर्वोच्च होगी, जो उसका डिसीजन होगा वही सबसे बड़ा डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद राज्य की बात कर लेते हैं हम। उन्हीं में जो एकात्मक शासन व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम, इसमें राज्य की क्या भूमिका होगी, तो उसमें जो राज्य को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे ये कौन डिसाइड करेगा? राज्यों को जो अधिकार दिए जाएंगे उसका निर्धारण भी केंद्र के द्वारा किया जाएगा। उसका राज्य को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, राज्य का गठन किया जाए या नहीं, या राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की फीचर्स के, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की। ठीक, अब बात करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी निकल के आती है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में, है ना। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। अब शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में क्या होगा भाई? जब एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र प्रमुख है, केंद्र के द्वारा ही राज्यों का अस्तित्व निर्धारित किया जा रहा है, राज्य होंगे नहीं होंगे, कौन सी शक्तियां राज्य को दी जाएंगी कि नहीं, तो केंद्र के पक्ष में सीधी सी बात है ज़्यादा होगी, ताकतें ज़्यादा होंगी, उनके पास शक्तियाँ होंगी, क्योंकि वही निर्धारित कर रहे हैं कि राज्यों को कौन सी शक्ति दी जाए या नहीं दी जाए। तो इस प्रकार केंद्र के जो पक्ष में शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा होंगी। अब इसकी बात करते हैं। इसके बाद आता है इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता क्या है भाई? देखिए, नागरिकता जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको हम डिटेल से समझेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझिए कि जो इकहरी नागरिकता होती है वो होती है एक नागरिकता। अर्थात जैसे अगर बात करें भारत में, तो भारत में हमारे क्या है? एकल नागरिकता है ना। समझिए, जैसे कोई देश होता है, जैसे कोई भी देश होता है, कोई भी देश है, ठीक, समझिए एक देश ये हुआ, और एक देश के अंदर एक राज्य ये हुआ, एक राज्य ये हुआ, इस तरह दो राज्य हो गए। ठीक है, तो जब किसी भी देश के नागरिक को उस देश में रहने के लिए, अर्थात ये पूरा देश है, इस पूरे देश में रहने के लिए केवल और केवल एक नागरिकता की आवश्यकता पड़े, ठीक है, एक नागरिकता की आवश्यकता पड़े, अर्थात तो एक नागरिकता लेकर के वह इस स्टेट में भी रह सकता है और इस स्टेट में भी रह सकता है। तो कैसी नागरिकता हो जाएगी?
एकल नागरिकता हो जाएगी। लेकिन जब देश के साथ साथ, जब किसी पूरे देश के साथ साथ जब उस राज्य के लिए भी, उस राज्य में रहने के लिए भी नागरिकता लेनी पड़े, मतलब देश के लिए भी अलग से नागरिकता लेनी पड़े और राज्य के लिए भी अलग से नागरिकता लेनी पड़े, तो वह नागरिकता कौन सी हो जाएगी? दोहरी नागरिकता हो जाएगी। ठीक है, तो एकहरी नागरिकता किसकी विशेषता हो गई? एकहरी नागरिकता हो गई आपकी एकल नागरिकता, हो गई आपकी यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। फिर इसके बाद आते हैं संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान होगा। तो देखिए क्या है, जब राज्य हैं तो और संघ है, राज्य और संघ है, तो संघ के द्वारा ही राज्यों को अधिकार दिए जा रहे हैं। ठीक है, यूनियन से ही राइट्स निकल के किसके पास जा रहे हैं? स्टेट्स के पास जा रहे हैं। ठीक, समझिए। तो ये एक ही अधिकार, एक ही व्यक्ति के द्वारा अधिकार किसे दिए जा रहे हैं? दूसरे व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये किसका? एक ही चीज़ का पार्ट हो गए, अर्थात संघ और राज्यों के बीच एक ही संविधान काम करेगा, अर्थात राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसकी हो गई आपकी दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता आते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या होती है? एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है जो यूनियन के द्वारा ही संचालित की जाए, जिसमें कंट्रोल यूनियन का हो, जिसमें कंट्रोल के साथ साथ अब कहें अगर उन्हें सिलेक्शन करना हो, उसकी क्या प्रोसेस होगी, उस पर जो कंट्रोल हो किसका हो? किसी एक आदमी का हो। और एक आदमी से यहाँ पे तात्पर्य, एक संस्था से, एक पक्ष से तात्पर्य सीधी बात है किससे है? यूनियन से है, यूनियन से तात्पर्य है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी अगली विशेषता की। तो अगली विशेषता में है संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन में समर्थ। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी संसद के द्वारा या किसी भी संघात से एकात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा कोई राज्य के निर्माण का प्रस्ताव दे दिया गया, ठीक है, बोल दिया गया कि राज्य का निर्माण कर दिया जाए, तो उसके बाद उस राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, उस राज्य की सीमा को बढ़ाना है, घटाना है, क्या होगा है, उस राज्य को समाप्त करना है, इससे संबंधित जितने भी डिसीजन है कौन लेगा? ये सारे डिसीजन आपकी लेगी सेंट्रल या यूनियन द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं ये इसकी एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन इसमें शामिल हो गई है, इसको हम आगे अलग से देखेंगे क्या चीज़ है ये। हालांकि इसको अगर यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा क्या है, इसमें प्रावधान यह है बेसिकली कि भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक, मतलब ये चीज़ बताने की, ये जो संकट काल, आपातकाल वाली जो स्थिति की बात कर रहा है, आपातकाल की जो स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य जो शामिल की गई वो एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है। हालांकि अगर इसी से निकालें एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता तो क्या होगी कि आपातकाल का जो प्रावधान है, आपके आपातकाल का जो प्रावधान है वह किसका है? आपातकाल का प्रावधान आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, यूनिटरी सिस्टम की विशेषता है, जिसको कि भारत में भी लागू किया गया है, यही बताने की कोशिश की गई है इसमें। हालांकि हम भारत के भी संदर्भ में भी देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएँ भारत में लागू होती हैं और यूनिटरी सिस्टम की कौन कौन सी विशेषताएँ भारत में लागू होती हैं, उनको हम अभी आगे अलग से देखेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम इसकी आगे की विशेषता में आते हैं सामान्य काल में संघीय सरकार, सामान्य काल में संघीय सरकार मतलब भाई संघीय सरकार असाधारण शक्तियाँ, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में भी कुछ ना कुछ उसके पास शक्तियाँ ज़्यादा ही होती हैं, राज्य के परिप्रेक्ष्य हमने आपको बता दिया, ये वही चीज़ है। अब इसके बाद आगे देखते हैं इसकी और कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। मूलभूत विशेषताओं में मतलब क्या बोल रहा है, विषयों में एक रूपता, मूलभूत विषयों में एक रूपता, मतलब कि जो भी मेन विषय होंगे, जैसे सुरक्षा से हो गया या संचार से हो गया या फॉरेन से हो गया, तो उसमें जो एक तरीके का कानून होगा, उन कानूनों में एक रूपता होगी, अर्थात जो संघ के लिए, जो यूनियन के लिए कानून कार्य करेगा, वही कानून किसके लिए कार्य करेगा, वही कानून राज्यों के लिए भी कार्य करेगा, है ना। ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है इसमें। इसके बाद बात करते हैं 9वां है इसमें आपका है राज्यपालों की नियुक्ति, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि राज्यपाल, देखिए क्या होता है, कुछ जगहों पे राज्यपाल निर्वाचित होते हैं, लेकिन भारत में राज्यपाल
नाम मात्र का शासक होता है, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, या कह सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा चुन लिया जाता है और राष्ट्रपति के ही अंडर में वो काम करता है। केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति के अंडर होकर राज्यपाल काम करता है। ठीक है, अब जब राज्यपाल हम पढ़ेंगे तो उसे हम और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। अभी इसके परिप्रेक्ष्य में यही बताने की बात की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल कहाँ की विशेषता है, राज्यपाल आपके एकात्मक शासन व्यवस्था की, यूनिटरी सिस्टम की विशेषता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसका जो अगला पॉइंट है, राज्यसभा की इकाइयों में समान प्रतिनिधित्व नहीं। देखिए क्या होता है, जहाँ पे होता है आपका यूनियन और एक होता है आपका, ठीक है, स्टेट। ठीक है, समझिएगा इसे, यूनियन होता है, स्टेट होता है। तो जो यूनियन होता है, यूनियन से जो चुन के जाते हैं उसे हम जनरली क्या कहते हैं, समझने के लिए देख लीजिए क्या है कि सांसद कहा जाता है। ठीक है, सांसद जो चुनते हैं उन्हें सांसद कहा जाता है। तो जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं वो किसका करते हैं, वह कहते हैं, वह करते हैं केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, केंद्र का बेसिकली प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो राज्यसभा होती है, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो राज्यसभा होती है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करती है केंद्र स्तर पर। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधित्व केंद्र स्तर पर करती है। जो लोकसभा है वह किसका प्रतिनिधित्व करती है, वह करती है केंद्र का प्रतिनिधित्व केंद्र स्तर पर, और स्टेट का प्रतिनिधित्व राज्य स्तर पर कौन करता है, आपकी राज्यसभा करती है। तो जब राज्यसभा में सीटों की प्रतिनिधित्व के अनुसार सीटों की उपलब्धता समान ना हो तो इसी को कहा जाता है समान प्रतिनिधित्व नहीं, इसी को कह सकते हैं असमान प्रतिनिधित्व। तो ये असमान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व राज्य का, ये किसकी विशेषता हो गई, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या है, आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्र पर निर्भर होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कोई भी फंडिंग चाहिए होती है, कुछ भी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसमें जो टैक्स का कलेक्शन होता है, उस टैक्स के कलेक्शन में कुछ हिस्सा राज्य के पास रहता है, कुछ हिस्सा केंद्र के पास रहता है। तो टैक्स के कलेक्शन में बेसिकली जो पूरा टैक्स होता है वो जाता है सेंट्रल के पास। सेंट्रल कुछ फंडों के हिसाब से अलग अलग नीतियों पॉलिसियों के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ कुछ संचित निधियाँ होती हैं, जैसे संचित निधि हो गई, आकस्मिक निधि हो गई, आपातकाल के लिए जो अलग से प्रावधान किए जाते हैं उनके तहत कुछ निधियाँ होती हैं। तो उनमें जो फंड मिलता है वो केंद्र ही देता है राज्यों को। राज्य के पास इस तरीके का अपना बड़ा कोई कोष नहीं होता है। तो ये भी, इसके लिए भी राज्य किसके पास निर्भर रहेंगे, राज्य केंद्र पर निर्भर रहेंगे। ठीक है, तो यही बात समझाने की कोशिश। शक्तियाँ नहीं हैं, राज्यों के पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर बात करें हम आर्टिकल 368 की बात करते हैं, जिसमें किसका उल्लेख है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आर्टिकल है। इसमें है आपके संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें किसका उल्लेख किया है, आपके संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। उसमें सिर्फ एक टॉपिक आता है जिसमें कहा गया है कि कई बार जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होते हैं उसमें राज्यों के किसकी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, किसकी अनुमोदन, अर्थात सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें स्वीकृति देंगे, और स्वीकृति देने से ही वह संविधान संशोधन पारित हो जाएगा। बाकी जितने भी सामान्य संविधान संशोधन होते हैं उसमें राज्यों की कोई भी भूमिका नहीं होती है, राज्यों की कोई भी भूमिका नहीं होती। ठीक है, आपको याद रखना है। अर्थात राज्य किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन ना तो इनिशिएटिव कर सकते हैं उसके लिए, ना ही किसी प्रकार का संविधान संशोधन में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसका आखिरी पॉइंट है अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषदें बेसिकली किस लिए होती हैं, अंतर्राज्यीय और क्षेत्रीय परिषदें जब दो से अधिक राज्यों के बीच और राज्य और केंद्र के बीच जब किसी प्रकार का बंटवारा, विवाद या किसी प्रकार की अन्य चीज़ होती है तो उसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो ये भी किसके द्वारा गठन किया जाता है, राज्य के द्वारा नहीं गठन किया जाता, ये भी गठन किया जाता है आपके केंद्र के द्वारा ही। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो ये भी किसकी विशेषता होगी, ये भी होगी संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। अब ये तो हो गई संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता, हमने देख ली एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है, संघात्मक की नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। अब देखते हैं आगे। देखिए, भारत एक अत्यंत विशाल और विविधतापूर्ण देश है। विविधतापूर्ण
आपको मैं बता दूँ, भारत जो है वो इतना विविधता भरी चीज़ है कि इसमें चाहे धर्मों की विविधता ले लीजिए, चाहे इकोनॉमिकल ले लीजिए, और हर चीज़ में मतलब, और चाहे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ले लीजिए, हर चीज़ में जो भारत है, भारत मिश्रित ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्रित। संविधान मिश्रित, अर्थव्यवस्था मिश्रित, जनसंख्या मिश्रित, धर्म मिश्रित, सारी चीज़ों में आपको जितनी भी चीज़ें मिलेंगी विविधतापूर्ण ही मिलेंगी। इसलिए जब भारत के संविधान निर्माता भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे संविधान, लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो हमारे संविधान में शामिल की थी। तो इसी तरह जब हमने देखा अभी कि हमने 2 सिस्टम देखे, कौन कौन से देखा हमने? एक तो देखा आपका यूनिटरी सिस्टम देखा हमने, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम देखा, और दूसरा सिस्टम हमने कौन से देखा? दूसरा हमने देखा फेडरल सिस्टम, ठीक है। एक ये देखा हमने यूनिटरी सिस्टम, एक देखा हमने फेडरल सिस्टम। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में किसी एक चीज़ को पूर्णतः लागू कर पाना संभव नहीं था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने कुछ विशेषता यूनिटरी सिस्टम की भी लागू की, ठीक, और कुछ विशेषता फेडरल सिस्टम की भी लागू की, तब जाके बना आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अब बताएं कौन कौन सी विशेषता है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझाई गई है कि और केंद्र जो है वह राज्य के आगे दुर्बल ना हो जाए, और भारत की एकता और अखंडता भंग ना हो, और कभी ऐसा ना हो कि जो भारत के राज्य हैं वह भारत के ही प्रति या भारत से अलग होने की मांग कर दें। चूँकि भारत विविधतापूर्ण वाला देश है, इसलिए हो सकता है कई बार मांग उठ जाए, तो इसलिए कुछ एकात्मक शासन व्यवस्था की भी विशेषताएं शामिल की गई हैं। अब बेसिकली चीज़ समझने वाली ये है कि जब भारत में पूछा जाएगा कि भारत में कौन सी केंद्र एवं राज्य के संबंध के आधार पे कौन सी व्यवस्था लागू की गई है, तो आपको बताना होगा कि भारत में संघात्मक व्यवस्था लागू की गई है, संघात्मक व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। ये आपको बताना है कौन सी व्यवस्था? संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम लागू किया गया है, ठीक है। कौन सा? फेडरल सिस्टम लागू किया गया, ये आपको बताना है। अब चलिए जल्दी से देख लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था, और एकात्मक व्यवस्था के शासन के साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं भारत के परिप्रेक्ष्य में शामिल की गई हैं, ठीक है। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था में हम बता रहे थे, संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था में ये चारों विशेषताएं आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चारों विशेषताएं संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत में शामिल की गई हैं। किसमें? भारत में शामिल की गई हैं ये चारों विशेषताएं आपकी, भारत में शामिल की गई हैं ये चारों विशेषताएं आपकी, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँगा कि शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भारत में किस तरीके से किया गया, इसके लिए मैं भी आपको थोड़ा आगे समझाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या देख रहे थे? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं भारत में शामिल की गई हैं, अब ये बताते हैं हम आपको। तो ये हुई आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था, ये हुई इसके फीचर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था की ये विशेषताएं आपकी शामिल की गई हैं भारतीय संविधान में। पहला है केंद्र का विभाजन और केंद्र के पक्ष में ज़्यादा शक्तिशाली। केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली हमारा, आपको अगर इससे समझना हो तो किसी भी केंद्र के मतलब किसी भी राज्य का निर्माण करना है, राज्य की सीमा परिवर्तन करना है, जैसे अभी आपने करंट में देखा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा करके उसे यूनियन टेरिटरीज़ बना दिया गया, तो और दो से अधिक यूनियन टेरिटरीज़, अंडमान वो आपका दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को मिला करके आपका एक यूनियन टेरिटरीज़ बनाया। तो इस प्रकार से पूरी पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। इस प्रकार से आपका ये वाला पॉइंट फुलफिल हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी, एकहरी नागरिकता की। भारत में भी एक गहरी नागरिकता ही है। भारत का कोई भी नागरिक राज्य की नागरिकता नहीं लेता है, वो केवल देश की नागरिकता लेता है और वो सभी राज्यों में रह सकता है, सभी राज्यों में जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं संघ और राज्यों के लिए अलग अलग एक ही संविधान, ये भी विशेषता भारत में शामिल की गई है। इसके बाद बात करते हैं एकीकृत न्याय व्यवस्था। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था के साथ साथ एक राज्य स्तरीय व्यवस्था भी काम करती है। देखिए, जो भारत की आप अगर देखेंगे इसमें, तो जो भारत की हाई कोर्ट है, भारत की व्यवस्था एकीकृत प्रणाली की है। जो आपका सुप्रीम कोर्ट है और उससे
नीचे आपका आता है हाई कोर्ट, उससे नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये जो प्रणाली है ना, ये पूरी प्रणाली एकीकृत प्रणाली है, आपको याद रखनी है। अगर भारत आ जाए कभी क्वेश्चन कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वह किस प्रणाली की है, तो एकीकृत प्रणाली की आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह एकीकृत प्रणाली जो है वो किसकी विशेषता है, तो आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम की विशेषता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बता दिया कौन कौन सी विशेषताएँ लागू हैं। अब इसके बाद और विशेषताएँ देख लेते हैं, और इसमें जो है ये वाली विशेषता भी लागू है, संकट काल में एकात्मक, हमने बता ही दिया संकट काल में एकात्मक विशेषता क्या होती है। और इसके बाद राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इसके बाद है और कौन सी विशेषता इसमें शामिल होती है, तो इसके बाद ये आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषदें, ये भी आपका शामिल होता है। और संविधान संशोधन, ये भी आपका इसमें भी जो केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हैं, ये वाला भी प्रावधान शामिल है। और राज्य वाला जो आर्थिक दृष्टि से राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर रहते हैं, ये वाला भी प्रावधान शामिल है। तो बेसिकली हमने बता दिया 2-3 चीज़ें छोड़ करके लगभग ओवरऑल सारी चीज़ें आपकी भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सारा टॉपिक देखा आज का। अब हम आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा ज़रूर, और यदि हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।